हाँ तो बच्चों, अब हम चैप्टर नंबर 7 में आगे बढ़ते हैं। और अब जो टॉपिक है वह है दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य आरोपित बल का मान। दो चालक तार हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, दोनों में धारा प्रवाहित हो रही है, तो दोनों तार एक दूसरे पर बल लगाएंगे। क्योंकि धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, तो पहला चालक तार दूसरे चालक तार पर बल लगाएगा और दूसरा चालक तार पहले चालक तार पर बल लगाएगा। ठीक है, तो यहां जो बल का मान है वो कैसे निकलेगा, पहले डिस्कस तो थोड़ी देर बाद में करेंगे दिशा के बारे में। तो मैं इधर से स्टार्ट करता हूं। एक चालक तार ये रहा, इन चालक तारों को अपन अनंत लंबाई के ले लेते हैं। कैसी लंबाई के चालक तार ले लेते हैं बेटा? अनंत लंबाई के। ठीक है, अब एक बात और है, अनंत लंबाई क्या होती है? जब तार की त्रिज्या और लंबाई का अनुपातिक मान निकालें या उनकी तुलना करें, तार की त्रिज्या लंबाई से बहुत ज्यादा छोटी हो, तार की त्रिज्या लंबाई से बहुत ज्यादा छोटी हो, तो तार को अनंत लंबाई का लिया जाता है। जैसे हम भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स के अंदर बेटा एक चीज बड़े अच्छे से जानते हैं, 1 सेंटीमीटर अनंत भी हो सकता है और 1 सेंटीमीटर नगण्य भी हो सकता है। डिपेंड किस बात पर करता है कि हम 1 सेंटीमीटर की तुलना किससे कर रहे हैं। ठीक है, तो दो तार लिए अनंत लंबाई के, लेकिन इनकी लंबाइयां हैं वो L1 और L2 है, ये निर्धारित कर देते हैं। लंबाइयां कितनी है? L1 और L2। दो L1 और L2 लंबाई के चालक तार हैं, जिनमें क्रम से प्रवाहित धाराएं, दोनों में धारा प्रवाहित कर रहा हूं, धाराओं का मान I1 और कितना है I2। ठीक बेटा, दो L1 और L2 लंबाई के चालक तार हैं, जिनमें प्रवाहित धाराएं क्रम से I1 और I2 हैं। दोनों तारों के मध्य की दूरी स्मॉल d है। दोनों तारों के मध्य की दूरी कितनी ले लेते हैं? स्मॉल d। ठीक बेटा, तो जब पहले तार में धारा प्रवाहित होगी तो धारा प्रवाह के कारण तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो प्रथम तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को क्या नाम दे दिया मैंने? B1। प्रथम तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को क्या नाम दे देते हैं? B1। ऐसे ही दूसरे तार में धारा प्रवाहित की जाएगी तो दूसरे तार के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। दूसरे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को क्या नाम दे दिया? B2। ठीक बेटा, तो पहले अगर भाषा लिखनी पड़े थोड़ी सी, तो क्या लिखना चाहिए? माना दो L1 और L2 लंबाई के चालक तार एक दूसरे के समांतर स्थित हैं। माना दो L1 और L2 लंबाई के चालक तार एक दूसरे के समांतर स्थित हैं, जिनमें क्रम से I1 और I2 मान की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। कितने मान की धाराएं प्रवाहित हो रही है बेटा? I1 और I2 मान की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, दोनों तारों के मध्य की दूरी कितनी है? स्मॉल d है। दोनों तारों के मध्य की दूरी कितनी ली हमने? स्मॉल d है। प्रथम तार में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 और द्वितीय तार में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 है। तब प्रथम तार का चुंबकीय क्षेत्र B1 दूसरे तार पर और दूसरे तार का चुंबकीय क्षेत्र B2 पहले तार पर बल लगाता है। समझ में आई नहीं आई बात? पहले तार का चुंबकीय क्षेत्र तो किस पर बल लगाएगा? दूसरे तार पर। और दूसरे तार का चुंबकीय क्षेत्र किस पर बल लगाएगा? पहले तार पर। ठीक है, तो अब यदि मैं पहले तार का बल निकालूं, पहले तार का बल लूं कि प्रथम तार पर कितना बल लग रहा है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र कौन से तार का लेना पड़ेगा? दूसरे का। तो भाई पहले तार पर जो बल लग रहा है उस बल को कौन लगा रहा है? दूसरा चालक तार, है ना। ऐसे ही यदि मैं दूसरे चालक तार का बल लेके चलूं तो चुंबकीय क्षेत्र किसका लेना पड़ेगा? पहले तार का, है ना। तो ये है बात। अब यहां भाषा तो लिख दी, चुंबकीय क्षेत्र लेना है तो आप चाहे B1 को निकाल दो और चाहे B2 को निकाल दो, एक लेना पड़ेगा।
तो यहां लिख देता हूं, प्रथम तार, नीचे से स्टार्ट कर देते हैं, प्रथम चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, प्रथम चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो प्रथम चालक तार के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है उसको यहां निकालना है। कितना आएगा देखो बेटा, जो पहला तार है कैसा तार है, ये अनंत लंबाई का, और अनंत लंबाई के चालक तार से डी दूरी पे, दूसरा तार कितनी दूरी पे, डी दूरी पे है ना, डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो B1 बराबर अनंत लंबाई के तार से डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आता है, μ0 I बटे 2 पाई डी निकाल रखा है हमने, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो इसका मान क्या हो गया बेटा, μ0 I बटे 2 पाई डी। अब देखो B1 लिया है पहले तार के लिए, तो पहले तार में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I1, प्रथम तार में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I1, तो B1 बराबर क्या हो गया, μ0 I1 बटे 2 पाई डी। ठीक है ना, प्रथम तार के चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल किस पर लग रहा है, दूसरे तार पर, दूसरे तार पर आरोपित बल का मान। तो लिख दे यहां पे ये, प्रथम चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे चालक तार पर आरोपित बल, पहले चालक तार के कारण दूसरे चालक तार पर आरोपित बल, यहां पर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है यह देखना है अपने को। ठीक है, आरोपित बल F, कौन से चालक तार का बल ले रहा हूं बेटा मैं, दूसरे चालक तार का, तो क्या लिख दूंगा 2, और कौन से तार के कारण ले रहा हूं, पहले के कारण, है ना, F2, और कौन से कारण ले रहा हूं, पहले के कारण 1। ठीक है, अब एक चालक तार पर आरोपित बल का मान, इससे पहले वाले वीडियो में निकाला, क्या होता है, F बराबर ILB साइन थीटा, क्या मान आता है, ILB साइन थीटा। ठीक है, तो मैं यहां अनंत लंबाई का तार है, तो दूसरे तार की जो लंबाई ले रहा हूं, अल्पांश लंबाई ले लेता हूं DL, ये डेल्टा L ले लो, DL लिख दो, या कितना लिख दो, डेल्टा L, है ना। तो F21 क्या रहेगा, I L की जगह क्या लिख देता हूं, डेल्टा L B, और क्या रहेगा बेटा, साइन थीटा। ध्यान से सुनो दोबारा, दूसरे तार पर पहले तार के चुंबकीय क्षेत्र के कारण आरोपित बल का मान जो लिखा गया, प्रथम चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे चालक तार पर आरोपित बल का मान, सूत्र तो ये हो गया। अब संपूर्ण तार के कारण तो नहीं लिया, कैसे ले रहा हूं, अल्पांश के कारण, उसके एक छोटा सा अल्प भाग ले लेते हैं, अल्प भाग के कारण, अल्प भाग की लंबाई कितनी है, डेल्टा L, तो अल्प भाग के कारण बल भी कैसा आएगा, अल्प आएगा, बल भी कैसा आएगा, अल्प आएगा। अब देखो बल तो आ गया, अब इसमें मान लिखते हैं, कौन सा मान किसका आएगा, I कौन से तार की ले रहा हूं, दूसरे तार की, तो धारा कौन से तार की रहेगी, दूसरे तार की, लंबाई कौन से तार का बल ले रहा हूं, दूसरे का, तो लंबाई कौन से की आएगी, दूसरे तार की, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र किसका आएगा, पहले तार का, चुंबकीय क्षेत्र किसका आएगा, पहले तार का। ठीक है, आरोपित बल का मान यह आ गया, और यहां पर चाहे तो लिख सकते हैं, प्रथम चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे चालक तार की अल्पांश लंबाई पर मैं लिख ही देता हूं, दूसरे चालक तार की अल्पांश लंबाई पर आरोपित बल का मान, दूसरे चालक तार की अल्पांश लंबाई डेल्टा L2,
अल्पांश लंबाई कितनी ले लेते हैं, डेल्टा L2 पर, इधर लिख देता हूं, पर आरोपित बल का मान, ठीक है ना। तो लंबाई जो ली है वो डेल्टा L2 ले ली, और डेल्टा L2 ले ली तो लंबाई पर आरोपित बल का मान कितना रहेगा वो अपने सामने आ गया। अब देखो पहले तार का अल्पांश दूसरे तार के कैसे है, कितना डिग्री का कोण बना रहा है ये, 90 डिग्री का। तो लिख देता हूं, प्रथम तार के साथ अल्पांश समकोण पर स्थित है, समकोण पर स्थित है। कैसी स्थिति में स्थित है बेटा, समकोण पर स्थित है। तब थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, और जो ये साइन थीटा आ रहा है इसका मान क्या हो जाएगा, साइन 90, और साइन 90 का मान क्या ले लेंगे, 1। तो डेल्टा F21 बराबर क्या आ गया बेटा, I2 डेल्टा L2 और B1, है ना। B1 का मान, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। B1 का मान किससे रख दें, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण 1 से डेल्टा F21 बराबर क्या आ गया, I2 डेल्टा L2 और B1 को मान कितना हो बेटा, देखियो μ0 I1 बटे 2 पाई D, है ना। अब इन्हें सही से लिख दो। तो डेल्टा F2 बराबर कितना आ गया, देखो μ0 आगे लिया है ना, μ0 I1 I2, है ना, और डेल्टा L2 और बटे में कितना आ रहा बेटा, 2 पाई D। यह हो गया दूसरे चालक तार पर पहले चालक तार के कारण आरोपित बल का मान। दूसरे चालक तार पर पहले चालक तार के कारण आरोपित बल का मान। अब यदि मैं इकाई लंबाई पर लेके चलूं, कैसी लंबाई पर लेके चलूं, इकाई लंबाई पर, तो यहां लिख देता हूं, तार की एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर आरोपित बल के लिए, आरोपित बल के लिए एकांक लंबाई पर आरोपित बल निकालना बेटा, तो क्या करेंगे, लंबाई को भाग दे देंगे, लंबाई को क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, है ना। तो लंबाई का भाग दे देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा F2 बटे डेल्टा L2, है ना, डेल्टा F2 बटे डेल्टा L2, है ना। भाई लंबाई नीचे लिया है तो कितना मान आएगा, यहां पे देखो, यहां पे से मान आ जाता है बेटा μ0 I1 I2 बटे 2 पाई D, ठीक बेटा। इसको कह देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 नहीं सॉरी 2 कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो यह जो बल है ये तो क्या हो गया, दूसरे चालक तार पर पहले चालक तार के कारण आरोपित बल का मान, और ये क्या हो गया, दूसरे चालक तार की इकाई लंबाई पर, दूसरे चालक तार की इकाई लंबाई पर पहले चालक तार के कारण आरोपित बल का मान। दूसरे का निकाल लिया, है ना, काय को निकाले अभी, दूसरे को। अब काय को निकालना बच रहा बेटा, पहले को, है ना। तो सेम प्रोसीजर फॉलो कर सके भाई, अपन ने क्या किया, पहले चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र निकाल दिया, फिर दूसरे पे बल का सूत्र ले लिया, फिर उसमें साइन थीटा वगैरह का जो मान है वो लिख दिया और कैलकुलेशन आ गई। अब मान लो पहले तार पर निकालना है तो क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कौन से का लेंगे, दूसरे वाले का। चुंबकीय क्षेत्र कौन से वाले का लेंगे, दूसरे वाले का। दूसरे वाले का चुंबकीय क्षेत्र काम में ले लेंगे और दूसरे वाले का चुंबकीय क्षेत्र लेकर के पहले वाले पर निकालेंगे, सेम प्रोसीजर हो जाएगा। तो जहां 1 आ रहा है वहां पर तो 2 हो जाएगा, और 2 आ रहा है वहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो इस कंप्लीट प्रोग्रामिंग ना करके एक लाइन लिख दें, इसी प्रकार क्या लिख देते हैं, इसी प्रकार
द्वितीय चालक तार के या दूसरे चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र के कारण पहले चालक तार की अल्पांश लंबाई पर आरोपित बल का मान, है ना, ऐसे लिख दें बस। इसी प्रकार दूसरे चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, दूसरे चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रथम चालक तार की इकाई लंबाई पर आरोपित बल का मान, इकाई लंबाई पर आरोपित बल का मान। अब यह कितना आ जाएगा बेटा, देखो डेल्टा 2 की जगह पे क्या आ जाएगा 1 और 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2, है ना। तो डेल्टा F12 बटे डेल्टा L1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, μ0 I1 I2 बटे 2 पाई डी, है ना बेटा। यह आगे इक्वेशन नंबर क्या कहते हैं आते 3। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों एक जैसे हैं। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 3 दोनों कैसे एक जैसे ही हैं। तो यहां लिख सकूं या मैं कैसे लिख सकूं, समीकरण 2 व 3 से 2 और 3 तक आ जाएगा बेटा। देखो डेल्टा F12 बटे डेल्टा L1 बराबर डेल्टा F21 बटे डेल्टा L2 बराबर का है रो है μ0 I1 I2 बटे 2 पाई डी, है ना, μ0 I1 I2 बटे 2 पाई डी। थोड़ा सा मैं नीचे कर लो, है ना। अब सही आ रहा है। तो यह हो गया आरोपित बल का मान। ये किसका मान हो गया बेटा, आरोपित बल का मान, ठीक बेटा। तो इस प्रकार से दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य आरोपित बल का मान निकाला जाता है। पुनः दोबारा से समझ लो। माना दो L1 और L2 लंबाई के समांतर धारावाही चालक तार हैं। माना, भाषा जो लिखनी है वो कैसे लिखेंगे, माना दो L1 और L2 लंबाई के समांतर धारावाही चालक तार हैं जिनमें प्रवाहित धाराएं क्रम से क्या हैं, I1 और I2 हैं। ठीक है, I1 और I2 और दोनों तारों के मध्य की दूरी कितनी है, स्मॉल d है। तो प्रथम तार में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V1 और द्वितीय तार में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V2 है। प्रथम तार का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे तार पर और दूसरे तार का चुंबकीय क्षेत्र पहले तार पर बल लगाता है। तब प्रथम चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र अनंत लंबाई का चालक तार है और अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान हम पहले ज्ञात कर चुके हैं पुराने वाले वीडियो में, तो वहां से देख सकते हैं। ये आ गया। अब यह चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चालक तार पर क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। तो आरोपित बल का मान ले लिया धारावाही चालक तार पर आरोपित बल के सूत्र के अनुसार। अब दोनों के बिटवीन जो एंगल बन रहा है अल्पांश से, वो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। तो sin 90 का मान 1 हो गया। ये आ गया, समीकरण का मान रखा, ये मान प्राप्त हुआ। इकाई लंबाई पर जरूरत पड़े तो लंबाई का क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। ये मान आ गया। जैसे पहले का मान आया है उसी प्रकार से दूसरे का मान आ जाता है। जिस प्रकार से पहले का मान आया उसी प्रकार से दूसरे का आ गया। आई जो 1 जहां पे लिखा हुआ उस जगह पे तो 2 कर दो और 2 वाले स्थान पर 1 कर दो। तो देखो बेटा 2 वाले स्थान पर तो क्या कर दिया, 1 कर दिया। एक चीज इसमें छूट गई। ठीक है, ये 2 1 लिखा हुआ है ऊपर, है ना, यहां से छूटिए। देखो बेटे ऊपर तो लिखा हुआ है ना, ये 2 1 चल रहा है दूसरे का पहले के कारण, है ना। तो ऐसे ही 2 की जगह पर तो क्या हो गया 1 और 1 की जगह क्या हो गया 2 हो गया। अब यहां तो बेटा I1 I2 लिख और चाहे I2 I1 लिख, वो तो बराबर ही रहेगा, है ना। दोनों मान कैसे आगे बराबर। अब एक चीज देखो, जो बल की वैल्यू आ रही है वो कैसी प्राप्त हो रही है, पॉजिटिव, धनात्मक। और धनात्मक है तो इसका तात्पर्य क्या हो गया, वो धनात्मक कब आएगी,
जब दोनों धाराओं की दिशा कैसी रहेगी, समान रहेगी। भाई इस वाले बल में ले लो और चाहे इस वाले बल में ले लो, पहले के कारण दूसरे पर ले दो और चाहे दूसरे के कारण पहले पर ले दो, है ना। मान धनात्मक आएगा और वो धनात्मक मान कब आएगा, जब दोनों धाराएं दिशा कैसी हुए, समान। और दोनों धाराएं दिशा समान है तो मान बल को कैसे होगा, धनात्मक। और धनात्मक बल है, तात्पर्य कैसे होगा, बल कैसा है, आकर्षण प्रकृति का है। कैसा है बेटा, आकर्षण प्रकृति का। समझ में आ गई होगी बात, है ना। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाओ, यदि धारा की दिशा विपरीत है गई, धारा की दिशा कैसी है गई, विपरीत, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। यहाँ को पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव। विपरीत को मतलब ये है ना, समान को मतलब तो या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों कैसे है, नेगेटिव। समान में तो वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव, तो बल कैसे होगा, आकर्षण, है ना। विपरीत में जब इनको मान विपरीत लेंगे ना, तो एक को मान कैसे हो जाएगा, प्लस में, और एक को मान कैसे हो जाएगा, माइनस में। तो ये वैल्यू कैसी आवेगी, एक मान प्लस में रखो और एक मान क्या में रखो, माइनस में रखो, तो वैल्यू नेगेटिव है, है ना। कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और जब नेगेटिव हो जाएगी तो मतलब बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण। बल कैसे बन गया, प्रतिकर्षण। तो हम निष्कर्ष लिख सकें, अतः स्पष्ट है कि प्रथम चालक तार के कारण द्वितीय पर और द्वितीय चालक तार के कारण प्रथम पर आरोपित बल का परिमाण समान होता है। अब यदि दोनों तारों में प्रवाहित धाराओं की दिशा समान हो तो बल आकर्षण प्रकृति का होता है, और यदि धाराओं की दिशा विपरीत हो तो बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक बेटा, तो यह हो गया टॉपिक, इसको उतार सकते हो। इसी में एक 2012 में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। 1 एम्पियर की मानक परिभाषा दीजिए, मानक 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए एसआई पद्धति के अनुसार, जो हम कक्षा 11वीं में मात्रकों में पढ़ के आते हैं ना बेटा। कक्षा 11वीं में क्या पढ़ के हमें, मात्रकन में, है ना। मात्रकों में जो डेफिनेशन पढ़ के आते हैं वो डेफिनेशन यहां से निकलती है। अब देखो कैसे आई, कुल मिला के निष्कर्ष में ये लिख सकता हूं कि डेल्टा एफ बटे डेल्टा एल, चाहे पहले के कारण दूसरे पर चाहे दूसरे के कारण पहले पे, जो बल लग रहा है उसका मान क्या आता है, μ0 I1 I2 बटे 2 पाई डी। ये मान आ रहा है ना। अब मैं यहां से निकाल रहा हूं बेटा एक मानक एम्पियर की परिभाषा, कि वो कैसे बनी, तो वो परिभाषा यहां से बनती है। तो यहां लिख सकते हैं हम, क्वेश्चन आ जाता है एक मानक एम्पियर की परिभाषा लिखिए, या एक मानक एम्पियर को परिभाषित कीजिए। 1 नंबर का सवाल है, आया हुआ भी है। अब बचने को तो सीधा बहाना होता है बेटा, जो 11वीं में पढ़ाई थी, लेकिन निकलती यहां से वो है ना। तो तार के इकाई लंबाई पर या 2 समांतर धारावाही चालक तारों में आरोपित बल का मान, यह बल का मान हो गया, डायरेक्ट लिख दो। चूंकि कितने एम्पियर को मान लेना है, 1 को, तो I1 माना, I1 बराबर I2 बराबर क्या ले लो बेटा, 1 एम्पियर, है ना। तथा अब देखो μ0 तो कांस्टेंट वैल्यू है, 2 पाई अगेन कांस्टेंट वैल्यू, तो अपने पास यहां मान जो बच रहा है वो किसका बच रहा है, और डी का। ठीक है बेटा। भाई इसमें μ0 जो है यह अचर राशि है, 2 पाई अचर राशि है, तो I1 I2 और डी ये 3 वेरिएबल रह गए। I1 I2 तो अपन ने ले लिया 1 एम्पियर, डी को और ले लेते हैं, तथा डी बराबर क्या कहते हैं, 1 मीटर, है ना। तब अपने पास डेल्टा एफ बटे डेल्टा एल बराबर क्या आ गया, देखो μ0, और μ0 को मान लिखते हैं बेटा, है ना। μ0 का वैल्यू कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। अब देखो I1 का मान 1, I2 का मान 1 बटे 2 पाई अपने पास है ही, और डी को मान 1, 2 पाई के 4 पाई कितनी बार कट गो, 2 बार, तो कितना बच गो बेटा, 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन तो क्यों, बल का लग रहा है, प्रति मीटर लंबाई का, है ना। तो अब यहां पे परिभाषा बने, क्या परिभाषा बन जाएगी, जब 2 लंबाई कैसे तारण की, अनंत, है ना। जब 2
अनंत लंबाई के चालक तारों को 1 मीटर की दूरी पर स्थित रखा जाए। दो अनंत लंबाई के चालक तार हैं, कितने मीटर पर रखे गए? 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए। तो उनमें प्रवाहित धारा का वहमान तब उनकी इकाई लंबाई पर आरोपित बल को 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 न्यूटन प्रति मीटर कर दे। कितना एम्पियर होता है? 1 एम्पियर। या सीधा सा कहते हैं 1 मीटर की दूरी पर स्थित चालक तारों में प्रवाहित धारा का वहमान, जिससे कि दोनों चालक तारों के मध्य आरोपित बल का मान 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 न्यूटन प्रति मीटर हो जाए, 1 एम्पियर कहलाता है। ठीक बेटा, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, 1 नंबर में पूछा जा सकता है।